एजुकेशन इन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स देखने जा रहे हैं। ये आपका सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं कि एजुकेशन किस तरीके से सामाजिक तौर पे या इंसान का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और किस तरीके से हम जान सकते हैं कि इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। तो आप इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे कि माना जाता है कि एजुकेशन या जो शिक्षा है वो आपके प्रोग्रेस में बहुत आपको हेल्प करता है। आप मतलब देखिए, कोई इंसान कितना भी कम कमाता हो, चाहे कैसी भी फैमिली से हो, कोशिश करता है कि वो अपनी गरीबी का जो जंजीर है उसको तोड़ देगा। किस तरीके से? तो अपने बच्चों को पढ़ा के, अपने बच्चों को बेटर स्कूल बेटर कॉलेज भेज के। तो ये थिंकिंग आती कहाँ से है? ये थिंकिंग वहीं से आती है कि अभी के टाइम पे एजुकेशन एक इतना बड़ा हथियार है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि हंगर, गरीबी और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो सबको प्राप्त हो और हर किसी को मौका मिले कि वो अपने जीवन को सुधार सके। ठीक है, अब सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं? हमें पता कैसे चलेगा कि ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कौन जो लोग हैं वो सोशली डेवलप है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनकी लाइफ अच्छी है? कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। तो जनरली वर्ल्ड बैंक का एक डेफिनेशन है जिससे हमें पता चलता है कि हम जान सकते हैं, मतलब बेसिकली, कि समाज में किन लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, कौन लोग विकास के राह पे हैं। तो कोई भी पर्सन की कैपेबिलिटी, ठीक है, जो है अगर इम्प्रूव हो रही है, उसके पास पैसा या इस टाइप की चीज़ें जो इम्प्रूव हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान मतलब समाज में डेवलपमेंट कर रहा है। और उसके बाद उसका जो पार्टिसिपेशन है, मान लीजिए कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में हो गया, वोट देना हो गया, या एक पर्सन का अच्छा संबंध होना लोगों के साथ, ये भी एक तरीके से दिखाता है कि वो इंसान मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपने। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो भीख मांगते हैं या रोड पे सोते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके बहुत अच्छा सोशल गैदरिंग होगा? क्या वो बहुत सारे ऐसे, ऑफ कोर्स वो ड्रगियों के साथ बैठते होंगे, ड्रग्स लेते हैं, वो दूसरे ड्रग्स वालों के साथ बैठते होंगे, बट क्या उनका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा? तो ये एक और इंडिकेटर है आपका दिखाना कि आप किस तरीके के लोगों से के साथ बैठ रहे हो, किस तरीके के लोगों के साथ आपका संबंध है, क्या आप वोट देने जा रहे हो, पॉलिटिक्स में आपका मतलब पार्टिसिपेशन है इस तरीके से, क्या आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंडिकेटर होते हैं जो दिखाते हैं कि समाज में आपका डेवलप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी लेवल पे स्टडी करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, जानने के लिए कि कौन सी कंट्री कितनी मतलब ऊपर है, नीचे है। तो कई सारी चीज़ों को ये स्टडी करता है कि पॉवर्टी कितनी है, लिटरेसी कितनी है, एजुकेशन कितनी है, कितने सालों तक लोग जीते हैं, चाइल्ड बर्थ का रेट क्या है, मतलब कितने बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, मतलब कितना गरीब है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना शिक्षित है, कितने समय तक जी रहा है। ये सब इंडिकेटर बताते हैं कि आप कितने रिच हैं। अगर मान लीजिए कि आप गरीब होंगे तो शिक्षा आपके पास होगी नहीं, ठीक है, पढ़ने लिखने का भी ज्ञान नहीं होगा, इस वजह से आपको बीमारियां भी ज़्यादा हो सकती हैं, डेथ भी जल्दी होगी, बच्चे भी मे भी ज़्यादा आप बॉर्न मतलब पैदा कर सकते हो। तो बेसिकली एजुकेशन से काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक, उन्होंने डेवलप किया था। एंड जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, 1993 से इस तरीके का इस्तेमाल करके एक कंट्री का पता करती है कि हाँ वो कंट्री कितनी ठीक है। जैसे वो चेक करती है कि क्या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बर्थ के टाइम, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो गरीबी के कारण वहाँ पे बच्चे बॉर्न होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ टाइम बाद 3 साल 2 साल में ही डेथ हो जाती है, कि कितनी बच्चों का मतलब सही से बॉर्न हो रहे हैं और वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कितने बच्चे जो हैं वो जिनको पढ़ने लिखने का ज्ञान है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या कॉलेजेस में वो जा रहे हैं, कॉलेजेस में कौन इनरोल कर रहा है और कौन ड्रॉप आउट कर रहा है, इस रेट को भी हम देखते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जान जाते हैं कि मतलब आपकी खरीदने की पावर कितनी है और किस तरीके का आपका जीवन शैली वगैरह है। इन सबको भी नापने का एक पैरामीटर या एक मेजरमेंट या एक इंडिकेटर्स है। और
हर साल जो यूएनडीपी है वो रैंक करती है अपनी जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज, उन सारी कंट्रीज का ये चेक करती है और बताती है कौन सी कंट्री कितनी ऊपर कितनी नीचे है। आपने देखा होगा हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की आती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आती है। तो इस तरीके से कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि एक कंट्री कितनी ज़्यादा उन्नति विकास कर रही है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 की बात करें तो वो बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मतलब हम किस चीज़ को बोले कि एक इंसान का विकास हुआ है, कि उसका फ्रीडम, उसके पास कितनी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है। किसी को गोली मारने की और ड्रग्स लेने की इसकी बात नहीं की जा रही है, अच्छी चीज़ें की कर सकता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया में रहते हैं जिनको बोलने तक का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब आपके पास चॉइसेस होना और आप उस चॉइसेस को चूज कर सके, ये एक तरीके का एक तरीके का इंडिकेटर है जो दिखाता है कि आपका विकास हुआ है, ठीक है। और कितने टाइप की, मतलब जैसे मान लीजिए समाज में कितनी सारी इश्यूज है, जैसे कि गरीबी हो गया, बीमारी हो गया, शिक्षा का ना होना, सामाजिक और आर्थिक तौर पे आपको अलग करके रखना, या लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपसे, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे इश्यूज होना, लड़ाई झगड़ा होना, तो ये सब चीज़ें होती हैं गलत चीज़ें। इनका कम होना एक इंडिकेटर है कि आपके यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, इंसान का विकास हो रहा है। अब इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन या शिक्षा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करती है मार्जिनलाइज लोगों की, या जो लोग डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको किस तरीके से एजुकेशन बेटर अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। तो जैसे हम मान चुके हैं इस बात को, या बहुत समय से इस बात को मानते हैं कि जो शिक्षा है वो सारे तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। आप कोई किसी भी पर्सन का शोषण हो रहा है तो उसको अवेयरनेस देती है कि आपके पास कौन कौन से राइट है। और एजुकेशन एक एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोल देती है जहाँ पे आप अच्छे से पैसा वैसा कमा के अपनी लाइफ बना सके। लेकिन ट्विस्ट कब आता है, जब बहुत सारे थिंकर्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि शायद शिक्षा को हम जितना अच्छा बता रहे हैं या शिक्षा के बारे में जितनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, रियल लाइफ में शिक्षा का वैसा हमें रूप देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम सेन और रेंज की बात करें तो यही बोलते हैं कि जो शिक्षा है ना, जो एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े लोगों को और पिछड़ा बना रही है, और वो केवल जो अमीर लोग हैं या जो ऊंचे तबके पे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन्हीं को मजबूत कर रही है। बाकी जो पिछड़े हैं तो पीछे ही रह रहे हैं। सिमिलर आइडिया रामपाल जी का भी है। वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आइडिया है अमीर लोगों का, या उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हीं जो अमीर है उस समाज में वही पावरफुल होता जा रहा है, और गरीब तो गरीब ही रह रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कुछ थिंकर्स और एक्सपर्ट्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि जिस प्रकार की हम शिक्षा दे रहे हैं ना, वो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है। मान के चलिए कि हम जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं अपने बच्चों को स्कूल में, करिकुलम जो भी होता है, वो कहीं ना कहीं करिकुलम एक अर्बन मिडिल क्लास बच्चों को पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। आप स्टोरीज देखिए या जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो उन बच्चों के लिए जो दूर दराज के गाँव में है, जहाँ पे उनको कोई स्किल सिखाया जा सकता है, उनके ट्राइब से या उनके कास्ट से रिलेटेड कोई स्टोरीज, या कोई लाइफस्टाइल, या कोई भी हाथ का जो टेक्निक होता है वो सिखाया जा सकता है। उसको सिखाने की जगह हमने एक पूरे इंडिया में एक ही प्रकार की शिक्षा जो हो गई है कि हाँ, थोड़ा मैथ सीख लो, थोड़ा इंग्लिश सीख लो, थोड़ा सा ये सीख लो, एक हम खिचड़ी उनको खिला, मतलब बना के प्रस्तुत कर दे रहे हैं। हर एक प्रकार का करिकुलम हर बच्चे के लिए सही नहीं है, एक डिसएडवांटेज ग्रुप से आता है, और आप उसको एक इंग्लिश की बुक उठा के दे दें जो कि किसी सीबीएसई के स्कूल में या किसी और बोर्ड के स्कूल में लगती है, तो उसके लिए वो समझ पाना मुश्किल होगा, बिकॉज उसका बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो हमें क्या करना है, जो बच्चा जिस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग से आता है, तो उसके हम एक्सपीरियंसेस को समझेंगे और उसके हिसाब से एक करिकुलम या बुक डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसको पढ़ाएंगे जो उसके लिए बेहतर हो। मान लीजिए कि कोई ऐसे फैमिली से आता है जहाँ पे आर्ट वगैरह का कुछ ट्रेडिशन रहा हो, तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें उसको अदर पढ़ाएंगे, और वही आर्ट उसको इम्प्रूव कराएंगे, उस क्योंकि वो ऑलरेडी वैसी फैमिली से आता है जिस आर्ट को करके वो आगे अपना करियर बना सके। तो इस तरीके की करने की बात की गई, ठीक है।
जैसे अब मान लीजिए कि जो हमें एजुकेशन दी जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन, ये याद कर लो कि कौन सा राजा कब था और इस देश में क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, कितना पानी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का हम प्रैक्टिकल क्या यूज़ करेंगे? जो हम रट रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उस रटने का हम रियल लाइफ में क्या करेंगे? कोई प्रैक्टिकल यूज़ है? आप कितना भी रट्टा मार लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो इसी पे बेस्ड होते हैं कि आप कितना रट्टा मार सकते हैं, बट उसका फ़ायदा। तो इसी वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है? रट्टा मारना है, जाके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को बदलने की बात की जा रही है। अब कई बार ये कहा जाता है कि जो बच्चे मार्जिनलाइज फैमिली से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से बच्चे आते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से उनकी जो कैपेसिटीज़ होती है या लर्निंग का जो तरीका होता है, वो कमज़ोर होता है, ऐसा लोग मानते हैं। बट हमें स्टडीज़ से पता चलता है कि नहीं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ वो एक ऐसे फैमिली से, एक ऐसे इन्वायरमेंट से आए होते हैं जहाँ पे जीवन की जो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं उनको उन्होंने पास से देखा होता है। अगर हम उनको उस तरीके से पढ़ाएं, उनकी उन कैपेसिटीज़ को समझें, तो वो लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, या उनके लिए आसान होगा समझना। तो ये जो हमने टैग लगा दिया कि वो पढ़ ही नहीं सकते या वो एजुकेशन में अच्छे नहीं है, ये शायद अच्छा टैग नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमने तो यहाँ बात कर ली कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि एक इस तरीके का एजुकेशन हो। फिर का जो आइडिया था उस टाइप का एजुकेशन हो। कमेंट करके बताइएगा कि उनका आइडिया क्या था। मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। इस प्रकार का एजुकेशन या करिकुलम दे जिससे उनके आइडियाज़ को पंख मिले, जिससे उनको प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज़ करें। ठीक है, वो जो उनकी थिंकिंग है, जिस वो लाइफ स्टाइल से आते हैं, जिस तरीके की जीवन शैली उन्होंने जी है, उसको वो इंजॉय कर सके। ये ना समझें कि हम तो ये एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं, हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है इसमें। ठीक है, उनकी भी कहानियाँ, उनकी भी स्टोरीज उसमें हो। ठीक है, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं वो भी उनको दिया जाए। मान लीजिए कि वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ वाटर है, या उनको कृषि का मतलब वो है, चाहे कोई आर्ट एंड कल्चर, तो उनको वाटर हार्वेस्टिंग, लोकल फूड प्रोसेसिंग, फिश फार्मिंग, इस तरीके की चीज़ें, या मेटल से कोई चीज़ बनाना, ये सब चीज़ें सिखाई जाए। ठीक है, ये स्कूल में बताई जाए उनको, जिससे ये अपनी कला को वो उभार के एक बेहतर जीवन जी सके। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई इंजीनियर ही बन जाए या डॉक्टर ही बन जाए। दुनिया में और भी बहुत सारे जॉब हैं। तो एक जॉब को इस तरीके से बनाना, या जो हमारे कल्चर के काम है, अगर सुनार का बच्चा सोना बनाना, ज्वेलरी बनाना सीख रहा है, तो वो कहीं से गलत नहीं है ना। तो इस तरीके से। तो एक और चीज़ बात की गई है कि ह्यूमन राइट्स, हमारे जो मानव अधिकार है वो सबके पास है। मानव जो पैदा हुआ है उसको जीने का अधिकार, और कई प्रकार के अधिकारों के साथ हम पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास जीने का अधिकार या खाने का या छत का अधिकार है। उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि क्या हम पढ़ते हैं, क्या हमें सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद किसी भी पर्सन के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। पावर जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और एजुकेशन हर इंसान को मिलना चाहिए, और इज्जत हर इंसान को मिलना चाहिए। ठीक है, अब